नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। अभी बंद रहेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इसे खोलने की मांग वाली याचिका। सावरकर को लेकर पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती ने दिया बयान, कहा हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बड़ा फर्क। एकनाथ शिंदे को एक के बाद एक झटका, सीएम की कुर्सी के बाद गृह मंत्रालय पर भी खेला। ममता बनर्जी के दबाव में नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन में झुकने के मूड में नहीं है कांग्रेस। दिल्ली में 40 स्कूलों को मिली बम की धमकी, अमित शाह पर आपका चौतरफा हमला। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश होने में होगी देरी, कमिश्नर ने मांगा और समय। महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलग हुई सपा, क्या यूपी में भी टूटेगी दो लड़कों की जोड़ी। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्रवाई फिर से बाधित हुई। आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा। इससे पहले संसद परिसर में अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, जिस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सरकार में रहा हूं, विपक्ष में रहा हूं, विधायक रहा हूं और 1977 से सांसद भी हूं, लेकिन अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने इतना पक्षपाती अध्यक्ष कभी नहीं देखा है। सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरे सरकार किस प्रकार से दिल्ली कूच की जीत पर अड़े आंदोलनकारी किसानों की वजह से बंद पड़ा शंभू बॉर्डर अभी बंद ही रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस अर्जी में पंजाब के सभी हाईवे खोलने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि इस मामले में पहले से ये याचिका लंबित है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी। किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश में जहां कहीं भी किसान आंदोलित हैं और देश की राजधानी में अगर किसान आके अपनी बात रखना चाहते हैं और समर्थन मूल्य पर एक जो गारंटी सरकार ने वादा किया था उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो एक आक्रामक कार्रवाई है ये अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। किसानों के दम पर जो लोग राजनीति करते हैं, सत्ता में आने के बाद आज उनसे आप वार्ता करने से मना करते हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण बिहेवियर है सरकार का और लोगों को, किसानों को टारगेट कर न सिर्फ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है और आक्रमण कर रहे हैं, ये मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और सरकार को सचेत रहना चाहिए इस प्रकार के व्यवहार। पैसे डालते हैं लेकिन ये 3 काले कानून जो बने थे ये किसान की समृद्धि के बने थे, फिर अंत में आपने वापस क्यों लिए? अगर ऐसी बात थी, संवेदनहीनता है, संवादहीनता है और कहीं न कहीं द्वेष की भावना है। आप देश के किसानों को पसंद नहीं करते हैं, उनको आप आतंकवादी बोलना चाहते हो, उन पर आप केस करना चाहते हो और फिर इतना रवैया जो है अड़ियल रवैया है। भाई आप वार्ता नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये तो सरकार का रवैया आज से नहीं कई सालों से है और फिर देखने को मिल रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जेएसआर का नारा गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी बच्चे को मारा जा रहा है और जेएसआर का नारा भी लगाया जा रहा है।
इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति को लेकर भी अपनी राय जाहिर की है। मीडिया से बातचीत में इल्तिजा ने कहा है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फ़र्क है। हिंदुत्व वो है जिसे सावरकर फैलाते थे। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि ढेर का नारा गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभद्र और अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। एआई से बने वीडियो का सहारा लेकर लोग भगवान श्री राम पर जो टिप्पणी इल्तिजा ने की है वो सही नहीं है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी गरीबी का फ़ायदा देश विरोधी ताकतें उठा रही हैं। पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, अमर्यादित भाषा का प्रयोग इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक डॉक्टर्ड वीडियो का सहारा लेकर जो ट्वीट इल्तिजा मुफ्ती ने किया है, वो न केवल असंवैधानिक, अमर्यादित है, बल्कि समाज के अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वो ट्वीट है। समाज में वैमनस्य पैदा करके समाज में आग लगाने की साजिश और कोशिश इस प्रकार की ट्वीट द्वारा की गई है। जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया है उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सत्ता का खेल पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। 2.5 साल तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे भले ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने और उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन महायुति में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद उन्हें पावर गेम में एक के बाद एक झटका लग रहा है। शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी होती नहीं दिख रही है, जबकि अजीत पवार के खाते में वित्त विभाग जाना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सत्ता की बागडोर ही नहीं बल्कि सियासी पावर को भी बीजेपी अपने हाथ में रखना चाहती है। शिवसेना के गृह मंत्रालय की मांग के आगे बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे खेमा को गृह के बजाय राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग में से चुनने का विकल्प दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना को स्पष्ट कर दिया है कि वह गृह मंत्रालय नहीं दे सकती है, इसके बदले में उन्हें दूसरे अन्य विभाग देने को तैयार है। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देने का दबाव बनाया जा रहा है। गुलाबराव पाटिल, संजय शिरसाट, भरत गोगोवले समेत कई शिवसेना नेता शिंदे को गृह मंत्री बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। ऐसे में गृह मंत्रालय का पद सत्ता की बागडोर संभालने वाली पार्टी के पास होने से समन्वय आसान हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। इस दौरान उन्होंने कई अहम और सुधार भरे कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद का सर्वे और उसके बाद हुई घटना को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुसलमानों को भारत में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और ये वो भारत नहीं है जिसकी इसके संस्थापकों ने कल्पना की थी या जम्मू कश्मीर ने इसका हिस्सा बनना चुना था।
सऊदी अरब उमरा से लौटे उमर अब्दुल्ला गुरुवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के बाद अब फुर्सत में है। ऐसे में उन्हें अब जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा दिलवाने की मांग को प्राथमिकता दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश का हिंदुत्व इकोसिस्टम बिना किसी रोक टोक के हमला कर रहा है, जिससे यह शक पैदा हो गया है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत निशाना बना रही है। इसी के तहत मदरसों, मज़ारों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करती, न करे, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण न करने के यह मतलब नहीं बनता कि वह उन पर हमला करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने इंडिया गठबंधन में सियासी बवाल पैदा कर दिया है, मगर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो ममता के दबाव में नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सहयोगियों के दबाव में नहीं झुकेगी। ममता ने कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद इसके घटक दलों में खलबली मच गई थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी है। बाकी दल भले ही उकसाते रहें, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व किसी और को कैसे। इंडिया का मुखिया कांग्रेस ही है, संयोजक पद किसी को दिया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। स्थिति बड़ी स्वतः स्पष्ट है। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उन्होंने ही खड़ा किया था। यहाँ तक कि राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे पुराने वरिष्ठ व्यक्ति, पिता तुल्य आदरणीय श्री शरद पवार जी ने भी इसी बात को कहा है। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1-to-1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ, लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। तो उनका अनुभव भी है, एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं। सरकार भी वह 2011 से चला रही हैं, लोग उनको बार बार लगातार जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भी वहां गए हैं तो उन्होंने मुंह की खाई है। जितनी बार वो बंगाल को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ममता बनर्जी के बारे में बोलते हैं, लोग उतने ही बढ़ चढ़ करके और उन लोगों को वोट करती हैं। तो उनकी एक अलग पहचान है ममता बनर्जी की और वह सबसे सक्षम है। और जब सब लोग कह रहे हैं तो इसके ऊपर विचार होना ही। भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरस के साथ विपक्षी दल कांग्रेस के रिश्तों को मुद्दा बनाकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेता और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। इसी प्रकरण में आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाजपा को भी चुनौती दी है और निशाना साधा है। नहीं, एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। क्या बात। शिवसेना युवती नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार की आलोचना करते हुए केंद्र पर किसानों के विरोध को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और इसे किसान विरोधी बताया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है कि इतने आक्रोश और विरोध के बाद भी सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। किसानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्र सरकार ने उनसे किए वादे पूरे नहीं किए। सरकार किसान विरोधी है। शर्मनाक है कि इतना आउटरीच के बावजूद, इतना प्रोटेस्ट के बावजूद अभी तक सरकार अपनी मनमानी कर रही है और किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। किसानों को आपने एंटी टेररिस्ट कहा, आपने उनको टेररिस्ट कहा, आपने उनको प्रो खालिस्तानी बोला, उनको एंटी इंडिया बताया, उनको क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर कर 700 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे जब वो आपके 3 काले कानून का विरोध कर रहे थे। और आज वो फिर से मजबूर हो गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपने उस समय पे उनको वादा किया था उनके साथ वादा खिलाफी की है। ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है और टीयर गैस चलाना, उन लोगों को इंजर करना, ये सोचते हैं कि उससे किसान डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। उनको भूलना नहीं चाहिए 1 साल पूरा उनका आंदोलन चला, तब जाकर आपको वो 3 काले कानून वापस।
महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर आज 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले राहुल ने रविवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अपनी ओर से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला किया। ऐसे में राहुल को निर्विरोध चुन लिया गया है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी ने बॉयकॉट किया है। आज के जो प्रोसीजर है उस पे प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट इसलिए किया है क्योंकि दो चीजें हैं। पहली तो जो स्पीकर की इलेक्शन हुई अनअपोज हमने कर दी थी। कल एक प्रथा है, परंपरा है, उसे उसका रिस्पेक्ट करके उसका एक मान सम्मान रख के हमने वो अनअपोज कर दी थी। लेकिन जब अनअपोज हुई तो जो नाम सामने आया वो राहुल नार्वेकर जी का था। पिछले 2.5 साल में उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बाई पार्टीजनशिप फॉलो करनी थी वो की नहीं, उन्होंने पार्टीजन पॉलिटिक्स किया। ट्राइब्यूनल के हिसाब से उन्होंने जो अन्याय किया हम पे, वो अन्याय रिपीट नहीं होगा, इसकी गारंटी हमें चाहिए। वो गारंटी के लिए हम आज बॉयकॉट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, अंदर आप देखें हाउस में तो एक सेलिब्रेशन चल रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब उनकी बातों को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब जब वो कांग्रेस में नहीं है तो उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनका विपक्ष के साथ समझौता हो चुका है, इसलिए उनकी बातों का अब कोई महत्व नहीं रहा है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा है कि हम 8% से चुनाव हरियाणा में हारे हैं, जबकि महाराष्ट्र के चुनाव अभी भी विवादित है क्योंकि लोग वहां के चुनाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस में है नहीं। जब कांग्रेस में थे तो उनकी बात का कोई उसका महत्व हुआ करता था, उनकी बातों का महत्व होता था। लेकिन जब एक विपक्ष में वो जा चुके हैं, विपक्ष के साथ उनका समझौता हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लेन देन है, संबंध है, तो उसके बाद अगर वो कांग्रेस के नेतृत्व पर किसी तरह का कटाक्ष करते हैं तो कोई उसको महत्व नहीं देगा। कोई उसको ये समझेगा कि भाई आप विपक्ष में होकर किसी पर भी आप कोई भी बात कह सकते हैं। एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस से हार गई है, क्योंकि आपने देखा कि झारखंड में, जम्मू कश्मीर में हमारे गठबंधन की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत हम लाए हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 0.8% से हम चुनाव हारे। दिल्ली में आज सुबह लगभग 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। बीजेपी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी 4 स्कूल्स में आया है और बाकी लगभग 40 से ज्यादा स्कूल्स में दिल्ली में मेल आया है, जिसमें रात को 11:38 का मेल है, जिसमें बॉम्ब के बारे में बताया कि स्कूल्स में लगाए गए हैं। तो हमने इस सूचना के आधार पे सभी स्कूल प्रिंसिपल्स और सबसे संपर्क किया और पूरी SOP फॉलो की और सब जगह पे हमारी BD टीम से चेक करवाया, लेकिन कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सर, ये जो मेल आया है, ये क्या अलग अलग मेल आया या फिर एक ही मेल है? एक ही मेल से कई स्कूलों में किया गया है। और उसमें कितने लगभग स्कूल्स होंगे सर? 40 से ज्यादा। सर, क्या क्या SOPs जो हैं वो फॉलो की गई हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो पैनिक में हैं लोगों को? इसमें सबसे पहले जो हमारी लोकल पुलिस और BDT डॉग स्क्वाड से हम चेक करवाते हैं, सभी स्कूल अथॉरिटीज से, और बच्चों को भी समझाते हैं कि किसी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं है। और चेक के बाद में हमें किसी प्रकार की कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है, यह भी हमने सभी स्कूल अथॉरिटी को अवगत करा दिया है। स्कूल के बच्चों को वापस भेज दिया या फिर स्कूल में? ये स्कूल्स का डिसीजन है। कुछ स्कूल्स ने जिन्होंने पहले पढ़ी है, उन्होंने अपने बच्चों को पहले इंटीमेट कर दिया था, और कुछ स्कूल है जहां पे चेकिंग के बाद भी क्लास चल रही है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट अदालत में कब पेश होगी, इसको लेकर सवालों का दौर जारी है। इस बीच आज कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव संभल न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 दिनों का अदालत से समय मांगा। मस्जिद पक्ष इस पर आपत्ति पेश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आज सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने अपनी तबीयत खराब बताते हुए न्यायालय से 15 दिनों का समय मांगा है। अब शाम तक न्यायालय अगली तारीख देगा। उस पर हमें ऑब्जेक्शन है जो हमने फाइल कर दिया है। ऑब्जेक्शन फाइल कर जी हाँ। तो अब क्या प्रोसीडिंग रहने वाली है सर इस पूरे मामले को लेकर? अभी तो देखिए कि क्या करती है कोर्ट, ये तो कोर्ट के फैसले की बात है।
और जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी वो भी सील्ड कवर में पेश होनी है, वो अभी किसी को आउट नहीं की जाएगी और हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इसमें नेक्स्ट कार्रवाई शुरू होगी, इससे पहले कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल तो आज अभी रिपोर्ट बनी नहीं है, उसमें कुछ प्रूफ्स भी उन्होंने हाँ, वो जो उन्होंने टाइम मांगा उस पर हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना यूबीटी के एक एमएलसी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया था। इसी के बाद से विपक्षी गठबंधन के अंदरूनी मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी से सपा ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगा है कि यूपी के 2 लड़के यानी अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी के बीच सियासी केमिस्ट्री क्या टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। भले ही सपा हाईकमान ने खामोशी इख्तियार कर ली हो, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने निर्णय की घोषणा शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही की है। आजमी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वकर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल लोगों को बधाई देकर दूसरों की धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है, तो गठबंधन का हिस्सा बनना व्यर्थ है। इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ा है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी अपना फैसला खुद ले। आजमी के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में सपा को बीजेपी की बी टीम करार दिया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी थी। यूपी के साथ मध्य प्रदेश में भी सपा ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में सपा ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। महाराष्ट्र में सपा ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। यूपी में सपा और कांग्रेस की दोस्ती हिट रही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बेहतरीन सियासी केमिस्ट्री देखने को मिली। इसका नतीजा रहा कि यूपी की 80 में 43 सीटें सपा कांग्रेस गठबंधन जीतने में कामयाब रही। सपा 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है। आज उन्होंने कहा है कि सोनिया और राहुल दोनों देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरस से मिलकर उनकी भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा वहाँ सोरस बोलते हैं। भारत विरोधी लोगों को वो फंडिंग करते हैं। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया है। खबरों के मुताबिक असद ने राजधानी दमिश्क छोड़ रूस में राजनीतिक शरण ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी है। सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि असद की सत्ता अब खत्म हो चुकी है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद उपद्रव और हिंसा का माहौल जारी है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक तत्काल उपलब्ध फ्लाइट से स्वदेश लौटने की कोशिश करें। जो नागरिक सीरिया में फंसे हैं उन्हें सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में फंसे भारतीयों की मदद के लिए एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी की है। मंत्रालय ने सीरिया में रह रहे सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि किसी भी जानकारी या मदद के लिए दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। बता दें कि तख्तापलट के बाद विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। वहां के लोग भवन में कीमती सामान और फर्नीचर लेकर जाते देखे गए। तख्तापलट ने सीरिया को एक नई राजनीतिक स्थिति में डाल दिया है, लेकिन इससे हिंसा और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।